आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। जो भी विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए इसके सिलेबस में लगा हुआ कमलेश्वर का अगला कहानी है दिल्ली में एक मौत। इससे पहले राजा निर्बंसिया भी इनकी कहानी थी जो कि सिलेबस में थी, उस पर वीडियो बन चुकी है। ये इनकी दूसरी कहानी है दिल्ली में एक मौत। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कमलेश्वर की ये कहानी दिल्ली में एक मौत। उससे पहले थोड़ा सा लेखक परिचय हो जाए। और सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इनका जन्म मैनपुरी उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी 1932 को हुआ। इन्होंने उपन्यासों के मुकाबले कहानियाँ कम लिखी, लेकिन उपन्यासों की तुलना में कहानियों में इनका अदम्य विश्वास है। वे कहानियों को ज़्यादा प्रभावशाली माध्यम मानते हैं और उनकी मान्यता है कि कहानियाँ संघर्षरत, शोषित, पीड़ित जन की आकांक्षाओं का सही प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने यथार्थ और आध्यात्मिकता की बजाय समाज के संघर्ष को वाणी प्रदान की। उनके पहले दौर की कहानियाँ हैं सीखचे, मर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़, राजा निर्बंसिया, देवी की माँ, भटके हुए लोग, कस्बे का आदमी, गर्मियों के दिन, एक अश्लील कहानी, अकाल, पीला गुलाब। ये कहानियाँ मैनपुरी और इलाहाबाद में सन 1952 से 1959 के मध्य लिखी गईं। इन कहानियों में परंपरागत आदर्शों और पिछड़े मूल्यों के प्रति विरोध का स्वर दिखलाई पड़ता है। नई कहानियों का संपादन करते हुए उन्होंने जिन कहानियों को आकार दिया वे हैं जॉर्ज पंचम की नाक, दिल्ली में एक मौत, खोई हुई दिशाएं, पराया शहर, एक बिमला, अपने देश के लोग, मांस का दरिया और युद्ध। इन सभी कहानियों में व्यक्तिगता, मानसिक विलास, पराजय, कुंठा तथा जिंदगी के प्रति तटस्थ भाव दिखलाई पड़ते हैं। वस्तुतः कमलेश्वर की मानसिकता 65 से 66 के दौर में बदलने लगी थी। परिस्थितियां और परिवेश के बदलने से उनके वैचारिक स्तर में बदलाव आया। देश में फैली अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, वर्ग भेद, सांप्रदायिकता, धर्मांधता, भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली इत्यादि के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया था। आम आदमी का संघर्ष तीव्र हो चुका था और इसी के कारण उसमें जुझारू चेतना भी विकसित हुई। समाज की विसंगति और समय को समझने वाली कहानियां हैं खोई हुई दिशाएं, बयान, शर्तें, लड़ाई, जोखिम, जॉर्ज पंचम की नाक, लाश, मानसरोवर के हंस, सांप, इतने अच्छे दिन। इन सभी कहानियों में पूंजीवादी व्यवस्था से टकराहट तथा इसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक दबाव को चित्रित किया गया है। कमलेश्वर ने अपनी कहानियों में स्थितियों और क्रूर यथार्थ के प्रति अपने रुख का स्पष्ट चित्रण किया है। उसने देखा है कि आम आदमी व्यवस्था का अंग बनने को मजबूर कर दिया जाता है, लेकिन वही आम आदमी उस मजबूरी को तोड़ने के लिए भी सक्रिय और प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि स्वाधीनता के बाद पूंजीवाद लगातार इस देश में मजबूत होता जा रहा है। कमलेश्वर को वैचारिक संघर्ष मानो प्रेमचंद से विरासत में मिला था। उन्हें प्रेमचंद की ही तरह पैदाइशी किस्सागो कहा गया। कमलेश्वर ने कहानी को सहचिंतन का माध्यम बनाया, इसे सौंदर्यवादी, साहित्य शास्त्री और आध्यात्मिक अवधारणाओं से मुक्त करने का प्रयत्न किया। उनकी मान्यता थी कि कलाओं का विकास समाज और सामाजिक संबंधों से होता है। कमलेश्वर की कहानियाँ सामान्य आदमी की यातनापूर्ण जिंदगी को चेतना के स्तर पर नए आदमी से जोड़ती हैं, उस नए आदमी से जो संपूर्ण पूंजीवादी ढांचे के खिलाफ संघर्ष करता है। इनकी कृतियां हैं कमलेश्वर की श्रेष्ठ कहानियाँ, राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, खोई हुई दिशाएं, जिंदा मुर्दे, मेरी प्रिय कहानियाँ। ये सब कहानी संग्रह हैं। एक सड़क 57 गलियाँ, डाक बंगला, तीसरा आदमी, समुंदर में खोया हुआ आदमी, लौटे हुए मुसाफिर, काली आंधी, नागमणि, आगामी अतीत, कितने पाकिस्तानी, ये सभी उपन्यास हैं। नई कहानी की भूमिका, नई कहानी के बाद, मेरा पन्ना, समीक्षा है ये। अधूरी आवाज़, चारुलता, ये नाटक है। खंडित यात्राएं, यात्रा संस्मरण है। तो अब देखते हैं इनकी कहानी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगी हुई है, दिल्ली में एक मौत। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए।
चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम हैं, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाज़ों से लग जा रहा है। ये आवाज़ें कानों में बस गई हैं। घर के हर हिस्से से आवाज़ें आ रही हैं। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला लिया है। उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पर पालिश कर रहा है। ऊपर सरदार जी मूंछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। 3 मंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और पाइप खोल दिया। कुहरे में बसें दौड़ रही हैं। जू जू करते भारी टायरों की आवाज़ें दूर से नज़दीक आती हैं, फिर दूर होती जाती हैं। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी बज रही है और पिछवाड़े गली से गुजरती कुछ लड़कियां सुबह की शिफ्ट पर जा रही हैं। सख्त सर्दी है, सड़कें ठिठुरी हुई हैं और कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारें और बसें हार्न बजाती हुई भाग रही हैं। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही हैं। बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकड़े हुए बैठे हैं और कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं, बाहें पसारे। उनकी हथेलियों में कीले नहीं, बस बर्फीली चमकदार छड़ें हैं। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी अभी पढ़ी है। इसी मौत की खबर होगी। अखबार में छपा है, आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। उनका शव कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुइयां शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी। और इस वक्त सड़क पर आती हुई ये अर्थी उन्हीं की होगी। कुछ लोग टोपियां लगाए और मफलर बांधे हुए खामोशी से पीछे पीछे आ रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है। कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, पर मुझे ऐसा लगता है अर्थी के पीछे कुछ आदमी हैं। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाज़ा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है। यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया। जरा अपना आयरन दे रहा, अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है। नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था, कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल न खड़ा कर दे। मैं उसे फौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पैंट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवान चंद की मौत की खबर पड़ी थी, मुझे हर क्षण यही खटका लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात न कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उससे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे। तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। अपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने उसे पुकारा, धर्मा कहाँ जा रहा है? सरदार जी के लिए मक्खन लेने, उसने वहीं से जवाब दिया। तो लगे हाथों लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है वे भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ और राहत मिली। अब जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं, तो मेरा कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों का या वासवानी परिवार का इस सेठ दीवान चंद के यहाँ ज़्यादा आना जाना था। मेरी तो 4-5 बार की मुलाकात भर थी। अगर ये लोग शामिल नहीं हो रहे तो मेरा सवाल ही नहीं। सामने बरजे पर मुझे मिसेज वासवानी दिखाई पड़ती है। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी है और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद है। गाउन पहने हुए वो निकली हैं और अपना जूड़ा बांध रही हैं। उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, डार्लिंग ज़रा मुझे पेस्ट देना प्लीज़। मुझे और राहत मिलती है। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूर आर्य समाज रोड पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाज़ा बंद कर लेना चाहता हूँ, पर वह भीतर आकर खड़ा हो जाता और कहता, तुमने सुना दीवान चंद जी की कल मौत हो गई?
मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे न बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफ़ेदी झलक रही है। वो सेव कर चुका है और वह आगे कहता है, बड़े भले आदमी थे दीवान चंद। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने का की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? बस मशीन आने भर की देर है, आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। यह कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है, पर किया क्या जाए। 8-10 मशीनें मेरे थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी करा, भाई शुरू शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो दीवान चंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। उन्हीं की वजह से कुछ काम धाम मिल गया था, लोग बहुत मानते थे उन्हें। फिर दीवान चंद का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकाल कर पूछने लगते, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है? वक्त तो 9 बजे का था, शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए, वह कह रहा है। और मुझे लगता है कि यह बात शव यात्रा के बारे में ही है। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तभी मिसेज वासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मेरे ख्याल से प्रमिला प्रमिला वहाँ जरूर पहुँचेगी। क्यों डार्लिंग? पहुँचना तो चाहिए। तुम जरा जल्दी से तैयार हो जाओ। कहते हो मिस्टर वासवानी बारजे से गुजर गए। अतुल मुझसे पूछ रहा है, शाम को कॉफ़ी हाउस की तरफ आना होगा? शायद चला जाऊं। कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूँ और वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। आधा मिनट बाद उसकी आवाज़ फिर आती है, भाई बिजली आ रही है? मैं जवाब देता हूँ, हाँ आ रही है। मैं जानता हूँ कि वह इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है, इसलिए उसने यह पूछा है। पॉलिश बूट पॉलिश। लड़का हर रोज की तरह अदब से आवाज़ लगाता है और सरदार जी उसे ऊपर पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और वह अपने नौकर को हिदायतें दे रहे हैं। खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भून कर लाना और सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर पाजी, वो कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता और न ही उनके मन की चीज़ें ही पकाता है। बाहर सड़क पर कोहरा है, अब भी घना है, सूरज की किरणों का पता नहीं है। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेहड़ी लगाकर खड़ी कर ली है। रोज की तरह वह प्लेटें सजा रहा है। उनकी खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। 7 नंबर की बस छूट रही है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले जा रहे हैं। क्यों और क्यों? मैं खड़े और लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। हर बार जब भी वह पैसे वापस करता है तो रोजगारी की खनक यहाँ तक आती है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है और अर्थी अब कुछ और पास आ गई है। नीली साड़ी पहनूं? मिसेज वासवानी पूछ रही हैं। वासवानी ने के जवाब देने की घुटी घुटी आवाज़ से लग रहा कि वह टाई की नॉट ठीक कर रहा है। सरदार जी के नौकर ने उनका सूट ब्रूस से साफ करके हैंगर पर लटका दिया और सरदार जी शीशे के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे हैं। अतुल मवानी फिर मेरे सामने से निकला है। पोर्टफोलियो उसके हाथ में है। फिर पिछले महीने बनवाया वो सूट उसने पहन रखा है। उसके चेहरे पर ताजगी और जूतों पर चमक आते ही वो मुझसे पूछता, तुम नहीं चल रहे हो? और मैं जब तक पूछूं कि कहाँ चलने को पूछ रहा है, वह सरदार जी को आवाज़ लगता है, आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं और वासवानी ऊपर से ही मवानी का सूट देखकर पूछता है, ये सूट किधर सिलवाया? उधर खान मार्केट में, बहुत अच्छा सिला है। टेलर का पता हमें भी देना। फिर अपनी मिसेज को पुकारता है, अब आ जाओ डियर। अच्छा मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम आओ। कहता हुआ वह भी मवानी और सरदार जी के पास आ जाता है और सूट को हाथ में लगाते हुए पूछता है, लाइनिंग इंडियन है? इंग्लिश? बहुत अच्छा फिटिंग है। कहते हुए वह टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेज वासवानी बारजे पर दिखाई पड़ती हैं। नम और सर्द सुबह में उनका रूप और भी निखर आया है। सरदार जी धीरे से मवानी को आँख का इशारा करके सीटी बजाने लगते। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे है, उसके साथ कुछ 1 आदमी हैं, 1-2 कारें भी जो धीरे धीरे रेंग रही हैं। लोग बातों में मशगूल है। मिसेज वासवानी जोड़े से फूल लगाते हुए नीचे उतरती हैं तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं और इससे पहले कि वे लोग बाहर जाएं, वासवानी मुझसे पूछता है, आप नहीं चल रहे हैं? आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ। पर दूसरी क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझसे कहाँ चलने को कहा। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूँ कि वे चारों घर के बाहर हो जाते हैं। अर्थी कुछ और आगे निकल जा गई है। एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी होती है।
चलाने वाले साहब शव यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बातें करते हैं और कार सर्र से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के साथ पीछे जाने वाली दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती हुई चली जाती हैं। मिसेज वासवानी और तीनों लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। मिसेज वासवानी ने फर कॉलर डाल रखा है और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दस्ताने उन्हें दे रहे हैं या दिखा रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलता है और वे चारों टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है और उसमें से खिलखिलाने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है। वासवानी आगे सड़क पर जाता है, आरती की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहा है। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कोच रही है। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकाल कर कुछ कहता है और दाहिने रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। मुझे मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुँचा देते हैं और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए हैं और 7 आदमी साथ चल रहे हैं। 7वां मैं ही हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आदमी के मरते ही कितना फर्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवान चंद ने अपनी लड़की की शादी की थी तो हजारों की भीड़ थी। कोठी के बाहर कारों की लाइन लगी हुई थी। मैं अर्थी के साथ साथ लिंक रोड पर पहुंच चुका हूं। अगले मोड़ पर ही पंचकुइया शमशान भूमि है और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं। औरतों की भीड़ एक तरफ खड़ी है। उनकी बातों की ऊंची ध्वनियां सुनाई पड़ रही है। उनके खड़े होने में वही लचक है जो कनॉट प्लेस में दिखाई पड़ती है। सभी की जोड़ों के स्टाइल अलग अलग है। मर्दों की भीड़ के से सिगरेट का धुआं उठ उठ कर कोहरे में घुला जा रहा है और बात करती हुई औरतों के लाल लाल होठ और सफ़ेद दांत चमक रहे हैं और उनकी आंखों में एक गरूर है। अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया गया और अब खामोशी छा गई। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ शव के इर्द गिर्द जमा हो गई और कारों के शोफर हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए अपनी मालकिनों की नज़रों का इंतजार कर रहे हैं। मेरी नज़र वासवानी पर पड़ती हुई अपनी मिसेज को आँख के इशारे से शव के पास जाने को कह रहा है और वह है कि एक औरत के साथ खड़ी बात कर रही। सरदार जी कातुल मवानी भी वहीं खड़े हैं हुए। शव का मुंह खोल दिया गया और अब औरतें फूल और मालाएं उसके इर्द गिर्द रखती जा रही हैं। शोफर खाली होकर अब कारों के पास खड़े सिगरेट पी रहे हैं। एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रख कर नाक सुरसुराने लगती है और पीछे हट जाती है। और अब सभी औरतों ने रुमाल निकाल लिए और उनकी नाकों से आवाज़ आ रही है। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियां जलाकर शव के सिरहाने लग दी हैं। वे निश्चल खड़े हैं। आवाज़ों से लग रहा है कि औरतों के दिल को ज़्यादा सदमा पहुंचा है। अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज़ निकालकर वासवानी को दिखा रहा है। मेरे ख्याल से वो पासपोर्ट का फार्म है। अब शव को भीतर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। भीड़ फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। शोफरों ने सिगरेटें या तो पी ली हैं या बुझा दी हैं और वे अपनी अपनी कारों के पास तैनात हैं। शव अब भीतर पहुंच चुका है। मातमपुरी के लिए आए हुए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आ रही हैं। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ लोग रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा अभी भी घना है। सड़क से बसें गुजर रही हैं और मिसेज वासवानी कह रही हैं, प्रमिला ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी सुकृति में सिर हिला रहा। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते एक दूसरे से विदा ले रही और बाई बाई की कुछ एक आवाज़ें आ रही हैं। कारें स्टार्ट होकर जा रही हैं। अतुल मवानी और सरदार जी भी रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ गए हैं और मैं खड़ा सोच रहा हूँ, अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहीं से सीधा काम पर निकल जाता, लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं और मेरी तरह वे भी यूं ही चले आए हैं। उन्होंने जरूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई ही है और मैं शव यात्रा में शामिल भी हुआ हूँ।
तो ये ख़त्म हुआ कमलेश्वर की कहानी। दिल्ली में एक मौत कैसी लगी आपको, या इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।